हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। ये अपना वीडियो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि अपनी दो सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज के रिलेटेड, जो समान रूप से इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए भी, एसएससी की आप कोई भी एग्जाम दे लो या फिर रेलवे की आप कोई भी एग्जाम दे लो, दोनों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। एक तो अपनी ये चल रही है 20-20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-20 क्वेश्चन हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन 20 क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि हमें किन चीज़ों की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे इसमें कोई बुक का नाम आ गया तो एक जो हम क्वेश्चन करते हैं वो वही बुक थोड़ी आएगी एग्जाम में, और भी बुक्स आ सकती है। फिर उनकी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए, जैसे स्टेडियम के लिए एक वीडियो हमने कर लिया कंप्लीट, आएंगे तो उन्हीं में से आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये हम यहाँ पर सीखते रहते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चंस भी सीधे उठ करके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, वो क्वेश्चंस भी कवर करते हैं हम इसके अंदर। जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी हम कवर करते हैं। और अपनी जो दूसरी सीरीज चल रही है वो कौन चल रही है? वन वीडियो वन टॉपिक कंप्लीट। एक वीडियो में हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे स्टेडियम का एक टॉपिक लेंगे तो स्टेडियम वाला कंप्लीट कर देंगे, बुक वाला एक टॉपिक लेंगे तो बुक वाला कंप्लीट कर देंगे, हमने कोई नेशनल पार्क वगैरह के टॉपिक लिए तो वो कंप्लीट कर देंगे। ओके। अलग अलग संगठन के फुल फॉर्म क्या होती है, उनका गठन कब हुआ था, वो चीज़ लेंगे तो एक टॉपिक में सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से अपनी दो वीडियो सीरीज चल रही है, दोनों को आप देखा करिए। रेलवे और एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अपना जो वीडियो सीरीज है नॉलेज की, वो 20-20 क्वेश्चन वाली सीरीज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, निकोबार में जो द्वीप संख्या है वो कितनी है। देखो, आपने सुना होगा जो केंद्र शासित प्रदेश है अपना निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऐसे आता है ना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आता है। मतलब वो बहुत सारे द्वीपों का समूह है, वहाँ पर बहुत सारे द्वीप होंगे। ओके, उन द्वीप को मिलाकर के एक समूह बनाया गया है, वो कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अपना निकोबार है, अंडमान अलग है निकोबार अलग है, थोड़ी अलग अलग दूर दूर है थोड़ा। तो जो निकोबार द्वीप है ना, ये इसके अंदर ये भी एक समूह है, बहुत सारे द्वीप का समूह है। तो इसके अंदर कितने द्वीप हैं ये हमें पता होना चाहिए। 19 द्वीप है इसके अंदर निकोबार में, तो 19 द्वीपों को मिला करके ये निकोबार द्वीप समूह बनता है। ये हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है निकोबार में जो द्वीप संख्या है वो कितनी है? 19 है, 20 में से एक कम। 20 नहीं है, देखो 20 फिक्स है, 20 में से एक कम है द्वीप संख्या। इस तरीके से याद किया करो कि वो याद होने में आसानी। जैसे हम 19 रटते ना तो ये याद नहीं होता। अब देखो ऐसे याद हो जाएगा, अच्छा 20 नहीं था, 20 से एक कम था, 19 था। हाँ, इस तरीके से आप याद किया करो। जरूर नहीं कि मैं बताऊँ उन्हीं को याद करो, आप खुद की तरफ से कुछ कुछ करके याद किया करो क्वेश्चंस को। इस तरीके से हम याद करते हैं ना, किसी चीज़ से रिलेट कर लिया करो तो याद करने में आसानी हो जाती है उनको, और वो याद भी रहते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो फट से आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दोगे। आपको वो चीज़, ये 19 याद नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है क्या याद आएगा, ऐसे आएगा, अच्छा 20 नहीं होता, 20 से कम होता है। इस तरीके से याद आती है, वो बातें याद आ जाती है। ओके, या फिर आप डायग्राम बना करके, किसी फ्लो डायग्राम बना करके उस डायग्राम में फिट करने की कोशिश किया करो किसी भी क्वेश्चन को। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे नॉन टेक पढ़ रहे हो, स्पेशली नॉन टेक को तो जरूर, क्योंकि नॉन टेक तो बहुत सारी होती है, कितने सारे याद करने बैठेंगे। तो कुछ रिलेट करके याद करते हैं ना तो अच्छा याद हो जाता है। बाकी जैसा आपका फ्लो बना हुआ है वैसे आप किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो तरीके से अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सती प्रथा से रिलेटेड। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा रोकने का जो प्रयास किया था वो सर्वप्रथम किन्होंने किया था। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एक आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया था वो सर्वप्रथम कौन से शासक ने किया था, कौन से मुगल शासक ने किया था। इस तरीके से आ सकता है। या फिर आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कौन से वायसराय ने किया था। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए कि सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो आप बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इन्होंने सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किया था। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कौन से शासक ने किया था, मुगल शासक ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए उसका भी आंसर यही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ही वो शासक थे जिन्होंने सती प्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहला कौन सा वायसराय था जिसने किया था, तो इसका आपको पता होना चाहिए L.W. बेंटिक ने किया था। ओके, तो ये वायसराय तो कौन है सती प्रथा को रोकने वाला? L.W. बेंटिक। और जो अपना शासक है वो कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक है। अब देखो ये वायसराय कितने सारे थे, अलग अलग वायसराय हुए हैं। अपने देश के आज़ाद होने से पहले भी वायसराय थे और देश के आज़ाद होने के बाद भी वायसराय थे कुछ टाइम तक। तो कौन कौन से वायसराय थे, कौन सा वायसराय अच्छा था, किसने कौन से वायसराय ने क्या किया था, ये हम अपनी जो दूसरी वीडियो सीरीज चल रही है, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। उसके अंदर हम वायसराय एक
ये वायसराय वाला टॉपिक लेंगे और उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, सारी जानकारी उसमें ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड आएगा। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, LW बेंटिंग ने किया था। ये बात हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे जब हम वायसराय पढ़ेंगे उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पक्षी अस्पताल के लिए आपको पूछा जाए अगर कि अपने जो इंडिया है उसके अंदर जो ऐसे तो बहुत सी जगह पर है, लेकिन जो हेड अस्पताल है, जो सबसे सर्वोच्च अस्पताल है पक्षियों का, वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। मतलब एक तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं हम कि जो हेड क्वार्टर है पक्षी अस्पताल का, बर्ड्स हॉस्पिटल का जो हेड क्वार्टर है और जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। वैसे तो बहुत सारी जगह पर है, जगह जगह है, लेकिन मेन जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, BPL 2019 के विजेता कौन थे। अब देखो ये जो BPL है ना, ये अपने भारत में चलती है BPL, वो नहीं है, ये जो गरीब होते हैं ना, पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, वो नहीं है ये BPL, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। आपने चलता है ना BPL वालों को राशन वगैरह मिलता रहते हैं, वो नहीं है ये BPL। ये BPL दूसरा है, वैसे आपको नाम याद होना चाहिए। BPL एक बिलो पॉवर्टी लाइन भी होता है, ओके, गरीबी रेखा से नीचे जो यापन करते हैं लोग, उनको राशन वगैरह मिलते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर छूट मिलती रहती है। यहाँ पर जो BPL है ना, ये क्या है, ये है बांग्लादेश, बी मतलब PBL आपका। तो यहाँ पर क्या है, ये BPL नहीं है, एक BPL और होता है, BPL एक और होता है, वो क्या होता है, बांग्लादेश, आप लिख लेना बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लिख ही देता हूँ यहाँ पर। एक होता है BPL की फुल फॉर्म भी होती है ये, बांग्लादेश PREMIER प्रीमियर LEA, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। एक ये भी होता है, आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए, BPL की फुल फॉर्म एक ये भी होती है। वो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से, ऑप्शन में वो इसी तरीके से देगा, तो आपको करेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है PBL की। PBL का मतलब होता है प्रीमियर बैडमिंटन लीग। यहाँ पर लिख लेना, वही है प्रीमियर की स्पेलिंग वही है, बैडमिंटन लिख लेना है यहाँ पर, बैडमिंटन, जो बैडमिंटन खेल होता है ना वो है प्रीमियर बैडमिंटन लीग। तो 2019 के जो विजेता थे वो कौन है, बेंगलुरु रैप्टर्स हैं। ओके, ये जो टीम है वो है PBL 2019 की विजेता है। PBL मतलब प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको नेशनल पार्क पूछ लेगा, आपको कोई पहाड़ी का नाम पूछ लेगा, ओके, कोई प्लेटू कोई प्लेटू के लिए बोल देगा कि बीजासन की पहाड़ी कौन सी जगह पर है, कौन से स्टेट में है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करते हैं, जो अपनी दूसरी वीडियो सीरीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, वो वीडियो सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हर एक चीज़ कवर हो जाती है। जैसे कोई पहाड़ी की हम बात करेंगे तो सारी की सारी पहाड़ियाँ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से आएगी। आप चाहे तो अब एग्ज़ाम लगे जब आप देख लेना, और पहले एग्ज़ाम लगी हुई है उसमें भी आप मिला सकते हो। ओके, अब जीव संरक्षण है तो बहुत सारे जीव संरक्षण है, तो सभी को हम सारे जो जीव संरक्षण है अलग अलग जगह पर, अलग अलग नाम के, उनको हम कवर करेंगे, सारे कौन कौन सी जगह पर है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है, ये नाम ध्यान रखना। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश राज्य है, इस राज्य में है आपका पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, अब देखो पहाड़ी का आ गया, तो ये लुशाई पहाड़ी कौन से राज्य में है, आपको पता। अब बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है, बीजासन की पहाड़ी वगैरह वगैरह पहाड़ियाँ होती है, गौंड पहाड़ियाँ होती है, मतलब पहाड़ियों के कुछ कुछ पार्ट होते हैं, वो हम वहाँ पर कवर करेंगे सब कुछ। यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ आसपास की चीज़ें रहती है, और कुछ जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें क्वेश्चन के रिलेटेड तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जैसे बुक है, अब बुक को यहाँ पर सारे को डिस्कस नहीं कर सकते ना क्वेश्चंस में। अब जैसे सारी बुक तो हमें वहीं कवर करनी पड़ेगी, जैसे कोई छोटा सा आंदोलन आ गया तो उसको तो हम यहाँ पर कवर कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो लुसाई पहाड़ी आप नाम याद रखना, ये लुसाई पहाड़ी कौन से राज्य में है, मिजोरम में है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम, तो आपको पता होना चाहिए आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल, आपको पता होना चाहिए, आइजोल मिजोरम कैपिटल। और मध्य प्रदेश की पूछो अगर मैं, तो मध्य प्रदेश की तो आपको पता ही होगा, भोपाल है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेडियम है, इस स्टेडियम का क्वेश्चन हमने वहाँ पर कवर कर रखे हैं, बहुत सारे स्टेडियम है। तो यहाँ पर एक स्टेडियम का नाम आ रहा है कि साल्ट लेक स्टेडियम कौन सी जगह पर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से शहर में है, ये पता होना चाहिए आपको, कोलकाता में है। कोलकाता या फिर कलकत्ता, आप कुछ भी कह सकते हो। पश्चिम बंगाल की राजधानी है, PB मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं बोलेंगे, PB नहीं बोलेंगे, WB वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर आपका ये साल्ट लेक स्टेडियम है। हमने सारे सारे स्टेडियम वहाँ पर कवर कर रखे हैं दूसरी वीडियो सीरीज़ में। इंडिया के भी हैं और वर्ल्ड के भी हैं, इंपॉर्टेंट है जो सब कुछ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साल्ट लेक स्टेडियम अपना कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। अब देखो कुछ नारे हैं, अलग अलग आदमियों ने कुछ नारे दिए हैं। वो नारे किसने दिए हैं उनका, जैसे नारे तो अपने को याद रह जाते हैं कि करो या मरो, ये तो हमें पता है, लेकिन किसने दिया था, ये किनका दिया हुआ है, किसने बोला था सर्वप्रथम ऐसे, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक है, मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी। ये किन्होंने दिया था? लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। देखिए एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन में जब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था उनके ऊपर, जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो लाला लाजपत राय भी आंदोलन कर रहे थे, तो इनके जब लाठीचार्ज किया, इनके डंडे मारे गए, तो इनके सिर पर डंडे की लग गई थी, उनसे इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी उस कारण से। ओके, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है, मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी और इस लाठी से अब हम क्या लेंगे, इसका बदला लेंगे। इस तरीके से कुछ बातें हुई थी, डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ आपको नारा याद रखना है। मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी किन्होंने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था। ओके, और इनकी मृत्यु भी अब सिर पर लाठी पड़ने से ही हुई थी आंदोलन के टाइम पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली चलो, ये किनका कथन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था ये। सुभाष चंद्र बोस ने 2 इंपॉर्टेंट नारे दिए थे, कौन कौन से? एक तो था ये दिल्ली चलो, और दूसरा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, मतलब तुम क्रांतिकारी बनो, लड़ो, चाहे मर जाएं, खून वगैरह निकलता रहे, इस तरीके से कुछ बातें थी। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप मेरे साथ रहोगे, खून दोगे, कटोगे फटोगे, लड़ोगे मरोगे, तो कुछ भी होएगा लेकिन आज़ादी मिलेगी अपने को। इस तरीके से कुछ बातें हुई थी, उसका नारा था ये। ठीक है, तो ये दोनों नारे आप ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के थे, दिल्ली चलो, और एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कोचिंग करने के लिए नहीं जाना दिल्ली, दिल्ली वो उस टाइम की बात है जब वो आंदोलन वगैरह कर रहे थे। अब भी चाहते हैं दिल्ली चलो, कोचिंग वगैरह करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। वैसे अलग रहना भी चाहिए, क्योंकि अलग रहने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब बाहर जाकर के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इंडिपेंडेंट होने का पता चलता है कि इंडिपेंडेंट होकर के हम इस तरीके से जी सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बाहर रह के पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, घर से बाहर निकल के। अगर आपके पास ऐसे फैसिलिटी है बाहर जाने की, तो आप ज़रूर से ज़रूर बाहर रह करके पढ़ाई किया कीजिए। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, बाकी जैसा आप समझो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है करो या मरो, ये नारा किन्होंने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ये सभी को याद रहता है, करो या मरो, गांधी जी ने दिया था ये नारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, तो ये बुक का नाम है एक सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी बुक किन्होंने लिखी थी? वैसे हम बुक के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर कर रखे हैं अपनी दूसरी वीडियो सीरीज़ में। वहाँ पर हम कुछ कुछ बुक्स कवर नहीं करते हैं, जो जैसे मान लो वहाँ पर हमने कुछ वीडियो कवर कर दिया, लेकिन कोई बुक रह गई और अभी इंपॉर्टेंट में उस बुक के बारे में बात चल रही है, तो उसको फिर हम ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में कवर कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपके वहाँ पर जो वीडियो सीरीज चलती है अपनी, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट, 1 वीडियो 1 टॉपिक कंप्लीट, वो भी वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो 20-20 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं कभी कभी। ओके, जो भी इम्पोर्ट, जैसे बुक वहाँ पर हमने 1 महीने पहले कोई बुक का नाम लिया और सारी बुक का मैंने कवर कर लिया वहाँ पर। अब लेटेस्ट मान लो किसी अलग बुक की बात चलने लग गई, अब एग्जाम में जो लेटेस्ट में बात चलती रहती है ना किसी बुक के बारे में, किसी भी कारण से, चाहे उसमें कोई भी बात लिखी हुई हो किसी भी कारण से, तो वो एग्जाम में वही बुक उठ करके आती है। अब हमने 1 महीने पहले जो किया था बुक वाले सीरीज़ की थी, उसमें वो तो बुक नहीं है, लेकिन अब वो बुक तो आएगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में वहाँ पर कवर कर लेते हैं उस बुक को। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को और वो वीडियो सीरीज दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। सिटीजन एंड सोसाइटी ये एक बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है? हामिद अंसारी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिटीजन एंड सोसाइटी इज अ बुक एंड व्हाट इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, हु इज द ऑथर, व्हाट इज द नहीं, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, हामिद अंसारी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, भारत का जो काला पानी विवाद है, ओके, ये नेपाल और भारत के बीच में चलता रहता है। डिटेल्ड स्टडी में आप नहीं जा रहे हैं, आपने कोई सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भारत में जो काला पानी का विवाद है ना, वो कौन से देश से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। जगह जगह मतलब वहाँ पर 1 इंच में जगह नहीं देंगे, ऐसे कुछ विवाद चल रहा है, विवाद के ऊपर हम नहीं जा रहे। अगर इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगी तो हम दूसरी वीडियो सीरीज़ में कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो भारत का जो काला पानी का विवाद है, काला पानी की सजा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, काला पानी का जो विवाद है वो नेपाल देश से संबंधित है, आप ध्यान रखना। ठीक है नेपाल अपना पड़ोसी देश है जो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीन में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना,
अपने इंडिया में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं आपने पढ़ा होगा, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को चीन में किस नाम से जानते हैं? अपने यहाँ पर तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन चीन में इन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को टाइफून के नाम से जानते हैं। आपको ये नाम ध्यान रखना है। ओके, एक क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब ये कैसा है वो तो हमें पता नहीं है ना, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग बोलते रहते हैं। अब जैसे इंडिया में इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और चीन वाले इसी जगह को बोलेंगे टाइफून। तो आप हिंदी में भी टाइफून लिख लेना, आप इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी ऐसा हो जाएगा, ये टाइफून इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अपने पास, मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, कौन सी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है? मलेरिया होता है। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मलेरिया होता है ना, ये मच्छर के काटने से होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के ऊपर एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट रहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे। तो जब मच्छर अपने शरीर पे आकर के बैठता है, अपने हाथ पे आकर के बैठता है खून पीने के लिए, तो जब मच्छर खून पीते रहता है ना अपने हाथ में से, उस टाइम पर उस मच्छर के ऊपर जो पैरासाइट बैठा हुआ है, मतलब अलग से एक कीड़ा होता है दूसरा, ओके, उसका नाम का पता नहीं कुछ भी, तो ये जो कीड़ा होता है वो क्या होता है, वो खा जाता है अपने को। जब वो मच्छर खून पीते रहता है उस टाइम पे वो कीड़ा खा जाता है, उस कीड़े के खाने से ही ये मलेरिया होता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि मच्छर के खाने से मलेरिया होता है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के खाने से मलेरिया होता है, ऐसा नहीं है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से ये जो मलेरिया है ना, ये फैलता है। मतलब मच्छर जितनी जगह जा करके बैठेगा, जितनी बॉडीज़ के ऊपर जा करके बैठेगा, उतनी जगह पर पैरासाइट भी रहेंगे उनके ऊपर, उतनी जगह पर वो पैरासाइट भी खाएंगे, तो फैलाने का काम करता है ये मच्छर, ना कि इस मच्छर के खाने से मलेरिया होता है। ओके, अब बात आती है कि पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट मतलब एक चीज़, जैसे अपने सिर में जूं रहती है ना, बस बचपन में रहती है, अब तो क्या रहती है, अब तो नहीं रहती, लेकिन पहले के जो लोग थे, गांव में जो लोग रहते हैं, वो उनके सिर में जूं रहती थी। वो जूं क्या है, उन शरीर की, जैसे मेरे सिर में जूं है या आपके सिर में जूं है, तो वो जूं है वो अपनी क्या हो गई, पैरासाइट हो गई। आपने कुछ कीड़े देखे होंगे, कुछ इतने बड़े बड़े से कीड़े रहते हैं, उन कीड़ों के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े रहते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े क्या हैं, इस बड़े कीड़े की पैरासाइट है। वो पैरासाइट क्या करती है, डिपेंडेंट होती है उन चीज़ के ऊपर। जैसे जूं अपने शरीर में से खून पीती है ना, सिर में से खून पीती रहती है, जूं होती है, जो जूं समझते हो ना, जो सिर में छोटे छोटे कीड़े से रहते थे ना पहले, उनसे ऐसे सिर में कुचर भी चलती रहती थी, वो वाली जूं, तो वो पैरासाइट है, वो अपने शरीर से खून पीते रहते हैं। ये पैरासाइट कभी भी नहीं चाहते कि अपने जो मालिक है, उन जू के मालिक हम हो गए, तो मालिक को कभी भी कोई नुकसान हो, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते। जैसे एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अपना पैरासाइट मच्छर भी है। मच्छर खून अपने में से पीता है, उनकी जीवनी कहाँ से चलती है, अपने से चलती है ना, तो अपने पैरासाइट है मच्छर, और मच्छर के ऊपर जो बैठा है वो पैरासाइट है उस मच्छर का। तो मच्छर कभी भी नहीं चाहते कि अपना जो मालिक है ना वो मरे। तो मच्छर के खाने से कभी भी मलेरिया नहीं होता, अपने को कोई नुकसान नहीं, तो वो खून पी करके चले जाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा हो जाता है, सूजन आ जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर पैरासाइट बैठा है ना वो खा जाता है अपने को, उससे मलेरिया फैलता है। ये ज़्यादा डिटेल हो गई। ओके, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ना कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के खाने से होता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक थ्योरी है, इसको आपको ध्यान रखना है, नाम इंग्लिश में ध्यान रखो आप, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, हिंदी में भी आप ऐसे लिख लो, इंग्लिश ही, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किन्होंने दी थी? तो ये नाम ध्यान रखना है आपको, किसने दिया था ये? लियोन वालरस। ध्यान रखना है, LEON, सनी लियोन वाला लियोन, एंड WALRAS वालरस। लियोन वालरस ने जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। ये जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी आपको हिंदी में लिख लेना, आप इसको ऐसे, जनरल, फिर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इस तरीके आप लिख लेना, हिंदी के हो तो आप लिख सकते हो बिल्कुल। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कहाँ पर होता है? जैसे देखो ये पृथ्वी ना अपनी, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, और इधर साउथ हो गया। ओके, तो अपना जो ये पोल है, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अपने ऊपर, हम अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, या आप आपके बेड के ऊपर बैठे हुए हो, सोफ़ा के ऊपर बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो तो किसी कारण से बैठे हो ना, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे, तो वो जो ग्रेविटी फोर्स लगता है ना, वो इस नॉर्थ पोल के ऊपर और इस साउथ पोल के ऊपर मैक्सिमम रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, देखा गया ऐसा। और ये जो ईस्ट इक्वेटर है, इनको इक्वेटर बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट में लेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अपने पृथ्वी में, वो सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पर होता है? तो हमें पता होना चाहिए, ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों को इंग्लिश में बोलते हैं पोल्स। ओके, और कौन कौन से पोल्स? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन दोनों जगह पर मैक्सिमम होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, 8 पोल्स
ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय उपद्रव या फिर अशांति का पिता किन्हें कहा गया है? ध्यान रखना, आपको इनको उपाधि दी गई है ऐसा कि ये भारतीय उपद्रव कौन है और अशांति का पिता कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक को ये दोनों उपाधि दी गई है ऐसे कि भारतीय उपद्रव थे ये और अशांति के पिता थे। अब इसका मतलब नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने मारा काटी करने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अशांति करके, मतलब इनको लड़ाई दंगा कर करके आज़ादी लेने के शौकीन थे ये, अंग्रेजों को मार मुर, जैसे गांधी जी के जैसे नहीं थे कि अहिंसा पे रहो, कोई मारो नहीं काटो नहीं, इनका ऐसा नहीं था। ये था कि मारो कूटो अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से, मतलब अशांति हो गई एक तरीके से। अशांति का मतलब ये नहीं है कि फालतू की अशांति फैला रहे हैं, उससे आप इस चीज़ को रिलेट मत करना। अशांति का मतलब है जैसे अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए इनको चाहे अंग्रेजों को पीटना पड़ जाए तो पीटो, उस तरीके से अशांति है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय उपद्रव और अशांति के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ओके, और ये इन्होंने क्या दिया था, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा चाहे आपको पीटना पड़ जाए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और इन्हीं को ये उपाधि भी दी गई है, कौन सी, अशांति का पिता और भारतीय उपद्रव के नाम से। अभी देखो बारदोली कहाँ पर है, ये बारदोली की बात क्यों है, क्योंकि बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है बारदोली, उस बारदोली में ये एक वो हुआ था बारदोली सत्याग्रह, ओके, एक आंदोलन हुआ था। वैसे इसकी पूरी बात हम उस वीडियो सीरीज़ में करेंगे जो अपनी दूसरी वीडियो सीरीज़ है वहाँ पर। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था बारदोली में, गुजरात में है ये जगह पर, और कब हुआ था यहाँ पर आप इतनी बात ध्यान रख लेना। तो ये जो बारदोली हुआ था वो हुआ था 1928 में, 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो गुजरात में एक जगह है बारदोली, वहाँ पर हुआ था, ठीक है।